तो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में। सो बेसिकली ये चैप्टर आप 12th से पढ़ते ही आ रहे हैं सभी लोग, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि CSIR, नेट, गेट और जैम एग्जाम में इसका कितना वेटेज है। तो CSIR एग्ज़ाम की बात करें तो ये 8 to 10 मार्क्स का, और अगर हम गेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स में, और जैम की बात करें तो 4 to 6 मार्क्स में पूछा ही जाता है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये चैप्टर का आगे आपके एप्लीकेशंस में क्या यूज़ है, फ्यूचर में कोई एप्लीकेशन है, रियल लाइफ एप्लीकेशन में क्या यूज़ है। सबसे पहला इसका जो यूज़ है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का, वो है हमारा सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस। जैसे आप और मैं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो उसका मेन रीज़न क्या है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से जो हम सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर्स बनाते हैं उन सब चीज़ों से हेल्प होती है कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज करने में और ये सब चीज़ें। और नेक्स्ट तो आपको पता ही होगा सोलर सेल और ट्रांजिस्टर, सेमी कंडक्टिंग डिवाइस, ये सभी चीज़ों में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का यूज़ है। सो फर्स्ट सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये जनरेट कहाँ से हुआ और कैसे कैसे हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ जनरेशन कैसे होता है इसका, मैटर से। तो व्हाट इज़ मैटर? मैटर आप सब लोगों को पता ही है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। सो मैटर को हमने फर्दर डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड वन इज योर गैसियस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में भी इसको बेसिक, आज हम बात करेंगे सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। सॉलिड स्टेट एक्चुअल में है क्या और इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आपने पढ़ा होगा अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, यूनिट सेल, स्पेस लैटिस पॉइंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो अभी हम बेसिक डिस्कशन करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। सो सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया आपका अमोर्फस सॉलिड्स में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो ये सब बेसिक टर्म्स हैं। नेक्स्ट जब हम लिक्विड पार्ट में जाएंगे तो लिक्विड पार्ट में जाते ही सबसे पहला हमारे पास जो चीज़ आती है लिक्विड पार्ट में आती है हमारे पास सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? बिकॉज केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का एक बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है। तो सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन के बाद हम धीरे धीरे नेक्स्ट मूव करेंगे केमिकल काइनेटिक्स पे, देन हम जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, बिकॉज इन सब टॉपिक्स में हमारा सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और भी टॉपिक्स आएंगे इसमें, एक्सेट्रा काफ़ी टॉपिक्स आएंगे और छोटे छोटे बड़े बड़े काफ़ी टॉपिक्स आएंगे। नेक्स्ट हम जब गैसेस स्टेट की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है थ्योरी ऑफ गैसेस। थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद हम कवर करेंगे थर्मोडायनामिक्स, बिकॉज थर्मोडायनामिक्स में थ्योरी ऑफ गैसेस का बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट रोल है। देन हम कवर करेंगे आपका थर्मोकेमिस्ट्री। सो ये आपका हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो कि सॉलिड स्टेट का आपका सॉलिड स्टेट के अप्रोक्सीमेटली 70-80% केमिस्ट्री कवर हो गई इसमें आपका। तो मैटर से ही स्टार्ट होता है सब कुछ और हम यहीं से इसको बेस बना के चलेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली सॉलिड स्टेट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड स्टेट में कुछ आपके टर्म्स आती हैं, जैसे आपका अमोर्फस, क्रिस्टलाइन, तो ये तो सब आपने पढ़ाई है 12th स्टैंडर्ड में। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस बेसिस पे। तो फर्स्ट टर्म आती है इसमें हमारा स्पेस लैटिस, सेकंड टर्म आएगी इसमें हमारा यूनिट सेल, थर्ड इसमें आएगा हमारा लैटिस पॉइंट्स, और नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर्स। सो कोऑर्डिनेशन नंबर तो बेसिकली आपको सबको आइडिया होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? द नियरेस्ट नाइबर्स अराउंड ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज ये आपका कोई एटम है और इसकी सराउंडिंग में अगर मैं, ये 3 एटम्स हैं आपके 1, 2, 3, और मैं अगर मिडिल वाला आइटम मैंने कंसिडर किया और मैं आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता हूँ तो इसको सराउंडिंग करने वाले एटम नंबर 1 और एटम नंबर 3 इस पर्टिकुलर आइटम नंबर 2 को सराउंडिंग कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर आइटम नंबर 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 2। और इसी में अगर हम बात करें 3 का, एटम नंबर 3 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो इसको सिर्फ एक एटम सराउंड कर रहा है, वो है एटम नंबर 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? किसी भी पॉइंट्स का या किन्हीं एटम्स का एक आपके 3D स्पेस में उनका अरेंजमेंट किस टाइप से है, तो उसको बोलते हैं हम स्पेस लैटिस। सपोज मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ स्पेयर्स हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, और इनको मैंने इस टाइप से एक पैटर्न में अरेंज कर दिया है।
बोर्ड पे हम 3 डायमेंशन विजुलाइज नहीं कर सकते, तो अभी हम 2 डायमेंशन में बात करेंगे। तो ये मेरे लैटिस पॉइंट्स थे, इनको हम लैटिस पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, एटम्स भी बोल सकते हैं। तो मैंने इनको एक स्पेस में अरेंज कर दिया, एक रेगुलर स्पेस में अरेंज कर दिया। मीन्स मेरे पास रेगुलरिटी है अरेंजमेंट में। सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 2 यूनिट्स है, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स होगा, यहाँ पे भी 2 यूनिट्स होगा, और सभी जगह पे 2 यूनिट्स होगा। तो एक रेगुलरिटी है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को या इस टाइप के फिगर को हम बोलेंगे आपका स्पेस लैटिस। कि ये एक हमारे पास स्पेस लैटिस है। स्पेस लैटिस आपका क्यूबिक भी हो सकती है, आपका ऑर्थोरोम्बिक भी हो सकती है। शेप की हम बात नहीं करेंगे, अभी हम जनरल बात करेंगे कि स्पेस लैटिस क्या होता है। अब नेक्स्ट टर्म आती है आपका यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है? बेसिकली यूनिट सेल क्या है? इस स्पेस लैटिस का एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जिसको हम रिपीट कर करके एक बड़ी स्पेस लैटिस जनरेट कर लेते हैं। सपोज अगर मैं 2D में बात करूं तो ये एक स्क्वायर टाइप शेप है। अब इस स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने में हमें बहुत ही छोटे छोटे स्क्वायर्स का रोल है। जैसे अगर मैं इन 4 पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं तो एक स्क्वायर बन गया। अभी ये स्क्वायर जब पर्टिकुलर इन सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, इस एक्स डायरेक्शन में और इस वाई डायरेक्शन में जब कंटिन्यूसली रिपीट होगा, 1 स्क्वायर 2 3 4 इस टाइप से जब रिपीट होगा अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग वाई डायरेक्शन, तो एक हमारा ये बड़ा वाला स्पेस लैटिस जनरेट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे स्पेस लैटिस। तो बेसिकली यूनिट सेल भी आपको समझ आ गया होगा क्या होगा। किसी स्पेस लैटिस का आपका स्मॉलेस्ट पोर्शन, जिसको हम कंटिन्यूसली डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट करने के बाद हमें एक पूरा स्पेस लैटिस मिलता है, तो उसको बोलेंगे हम यूनिट सेल। और लैटिस पॉइंट्स क्या होंगे? लैटिस पॉइंट्स होंगे आपके जिन पॉइंट से या जिन एटम से मिलके हमारा पूरा लैटिस जनरेट होगा, तो इसको बोलेंगे हम लैटिस पॉइंट्स। सो कोऑर्डिनेशन नंबर, लैटिस पॉइंट्स, यूनिट सेल, स्पेस लैटिस तक आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, सपोज अगर मुझे किसी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करता हूँ? मीटर्स में, किलोमीटर्स में, या फिर आपका सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में। सपोज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए। तो इसी टाइप से क्या होता है, सॉलिड स्टेट में हमारे पास जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सपोज अगर हम बात करें एक क्यूब की, नॉर्मल हम स्क्वायर ले लेते हैं पहले। तो स्क्वायर में आप स्क्वायर को कैसे डिफाइन करते हो कि इसका सपोज ए बी सी डी इस टाइप का स्क्वायर है, व्हेन ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल टू ए डी and all the angles between these edges are 90, then it is called as स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर हम बात करेंगे यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल का आपका कुछ भी शेप हो सकती है। सपोज वो रोम्बिक भी हो सकता है, वो आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है, वो आपका क्यूबिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए। तो अभी हम 3D में बात कर रहे हैं, तो हमारी सभी विजुअलाइजेशन आएगा 3D में। तो हम सपोज फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं कोई भी बेसिक, हम क्यूब कंसिडर कर लेते हैं। अब इस क्यूब को आपको डिफाइन करना है कि ये क्यूब हमारा यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल को आप कितने पैरामीटर से बता सकते हैं। तो आप अगर इस क्यूब को देखेंगे तो क्यूब में आपकी तीनों एजेस इक्वल होती हैं। अभी हम सपोज ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका इस डायरेक्शन में बी हो गया, और ये जो हमारी विड्थ होगी ये आपका सी हो गया। 3 चीज़ हम ये आपका क्यूब में ए बी और सी। ए हमारी ये वाली लेंथ है, बी ये वाला डिस्टेंस है, सी ये वाला डिस्टेंस है, तो यहाँ से 3 ये बता दिया। और अभी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है? एंगल बिटवीन ए एंड सी। सपोज अल्फा कंसिडर कर लिया, एंगल बिटवीन ए एंड बी बीटा कंसिडर कर लिया, एंगल बिटवीन बी एंड सी गामा कंसिडर कर लिया। तो टोटल हमारे पास क्या है? 6 पैरामीटर्स, जो कि हमारे यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं। अभी सपोज अगर हम इसको क्यूबिक कंसिडर कर लें, तो क्या होगा हमारे पास? A equal to B equal to C, all edges are equal and all angles alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 डिग्री। ठीक है, अभी 6 पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स मैंने डिफाइन कर दिए। तो इसको ये क्या हो जाएगा? हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। यूनिट सेल काफ़ी डिफरेंट तरह के होते हैं, हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हम यही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? यूनिट सेल को हमने फर्दर कैसे डिवाइड किया गया। तो यूनिट सेल को फर्दर डिवाइड किया गया हमने 2 टाइप से। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ
arrangement of atoms, on the basis of arrangement of atoms or lattice points. You can say that on the arrangement of lattice points or तो हमने यूनिट सेल को टू टाइप से डिवाइड किया था. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पैरामीटर्स और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स. तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट. तो लैटिस पॉइंट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे यूनिट सेल को हमने टू टाइप से फर्दर क्लासिफिकेशन है इसका. फर्स्ट वन आपका प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, और सेकेंड इसमें आएगा आपका नॉन प्रिमिटिव. अब प्रिमिटिव में क्या होगा? प्रिमिटिव में सिंपली आपके जो पार्टिकल्स होंगे या जो लैटिस पॉइंट्स होंगे या जो एटम्स होंगे, जो भी आप कंसिडर करोगे यहाँ पे, वो सभी पार्टिकल्स लैटिस पॉइंट्स आपके ओनली ऑन कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे. सपोज मैं एक क्यूब ले लेता हूँ. सपोज ये मेरा क्यूब है. आप अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं इसको. अगर आप जिस रूम में बैठे हो उसी को एक क्यूब कंसिडर करो और इसके ईच कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल प्लेस कर लो. तो अगर आप अपने रूम को क्यूब कंसिडर कर रहे हो तो 4 पार्टिकल्स आपके बॉटम में होंगे और 4 आपके टॉप पे होंगे, यानी रूफ पे होंगे आपके, और 4 आपके फ्लोर पे होंगे. तो इस तरह से अगर ये सिंपल ये अरेंजमेंट है तो इस अरेंजमेंट को बोलेंगे हम प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल. और ये क्यूबिक है तो इसको बोल देंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसे शॉर्ट में लिख देते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो अभी क्या हुआ, सिंपल प्रिमिटिव में हमारे पास प्रिमिटिव या सिंपल में अरेंजमेंट आपने देखा. और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी आपको ये पार्टिकल्स दिख रहे होंगे या एटम्स जो हैं वो आपको टच करते हुए नहीं दिख रहे होंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. क्योंकि जब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट में जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो पार्टिकल्स के बीच में गैप कम होता है. आप दूसरे टर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी एटम्स या पार्टिकल्स हैं वो हाईएस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी रखते हैं इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट. तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब ऑक्यूपाई करेंगे? जब वो पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करेंगे. तो ये यहाँ पे तो दोनों एजेस वाले पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं, उसी टाइप से सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट है हमारा नॉन प्रिमिटिव. अब नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव में आपका कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे प्लस सम अदर लोकेशंस. अभी मैं आपसे सिर्फ क्यूब की बात कर रहा हूँ, मतलब जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ये क्यूब का एग्जांपल लेके अभी हम समझ रहे हैं. तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा? आपका कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही, साथ में कुछ अदर लोकेशंस पे भी प्रेजेंट होंगे. जैसे कहाँ पे हो सकते हैं? तो इसमें भी हम अगर डिवाइड करें इसको तो कहाँ हो सकता है आपका? बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. क्यूब लेंगे तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. दूसरा है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. थर्ड है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. तो ये आपका इसका ये नॉन प्रिमिटिव में 3 केसेस आ जाते हैं आपका. फर्स्ट वन इज़ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड वन इज़ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और थर्ड वन इज़ आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. तो बॉडी सेंटर में क्या होगा? सपोज इसी क्यूब में अभी हमारे पास क्या है? बॉडी सेंटर. नॉन प्रिमिटिव में क्या है? कॉर्नर्स प्लस सम अदर लोकेशन. तो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे, साथ में क्या होंगे? आपका एक पार्टिकल इस क्यूब के मिड में भी प्रेजेंट हो जाएगा. तो अभी इसको क्या बोल देंगे हम? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. जैसे सपोज आप किसी कमरे में हो तो रूम के बीच में अगर कुछ सपोज आप ही बैठे हो रूम के बीच में, तो आप बॉडी के सेंटर में हो और कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उस अरेंजमेंट को बोल देंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. नेक्स्ट है आपका फेस सेंटर्ड. अब सभी को पता होगा कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं आपके. अगर आप रूम कंसिडर करो तो टॉप, बॉटम और कॉन्सिक्यूटिव सामने के फेसेस आपके 2 अपोजिट फेसेस, 2 पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस, टोटल 4 फेसेस, और 1 इज टॉप या रूफ बोल सकते हो आप, एक बॉटम या फ्लोर बोल सकते हो. तो 6 फेसेस हो गए. मैं यहाँ पे नाम देना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ इंडिकेट 1 2 3 4. इसके साथ कंफ्यूज मत होना है, जो 5 नंबर दिया है मैंने बैक फेस को दिया है. इस वाले ये वाला जो बैक फेस होगा इसको मैंने 5 नंबर दिया है. अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो आप डॉट से भी दिखा सकते हैं. और जो फ्रंट फेस होगा उसको दिया मैंने 6 नंबर.
तो टोटल 6 फेसेस हो गए। अब फेस सेंटर पे, ईच फेस सेंटर पे अभी आपको क्या करना है, बॉडी पे तो कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है, कॉर्नर्स के साथ साथ में क्या होगा, फेस के सेंटर्स पे भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 6 पार्टिकल्स आपके फेस के सेंटर्स पे भी प्रेजेंट होंगे। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलेंगे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब लास्ट है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है, ये एक्चुअल में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ही है, बस इसका थोड़ा सा स्मॉल वर्जन है। स्मॉल वर्जन आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 अपोजिट एंड्स पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। मीन्स अगर आप यहाँ से मैं सारे पार्टिकल्स हटा दूँ तो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, कॉर्नर्स के साथ साथ 2 अपोजिट एंड्स पे, ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। कॉर्नर्स के बाद में आप पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2 ऐसे दे सकते हैं 2 अपोजिट एंड्स पे, ये भी आपका एंड सेंटर्ड होगा, ठीक है। और दूसरा अरेंजमेंट भी आप बना सकते हो, पार्टिकल अगर आपका टॉप और बॉटम में प्रेजेंट है तो ये भी आपका क्या होगा, एंड सेंटर्ड ही होगा। और आप फ्रंट और बैक में भी कर सकते हो, ये भी आपका एंड सेंटर्ड होगा। तो एंड सेंटर्ड में क्या है, बेसिकली जो आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो 2 अपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होंगे, 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। तो इसको बोलेंगे हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल वाला जो आपका पोर्शन था इसको हमने प्रिमिटिव में किया, प्रिमिटिव से नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में 3 डिवाइडेशन इसके, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पैरामीटर्स, जो हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, ABC एंड अल्फा बीटा गामा के जो बेसिस पे पढ़ा था, तो वो हमारा सेकेंड। तो सेकेंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन था यूनिट सेल का ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पैरामीटर्स और सेल पैरामीटर्स, जो कि हमारे ABC अल्फा बीटा गामा है। तो उनके बेसिस पे मैंने एक टेबल जनरेट किया है। इस टेबल में हमारे 7 टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपके लैटिस पैरामीटर्स। सो फर्स्ट क्या है कि इस टेबल को थोड़ा एक ट्रिक है, जिस ट्रिक से आप इसको बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हो, तो वो ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। पहले जनरली देख लेते हैं क्यूबिक में। आप सबको पता ही है क्यूबिक में क्या होता है, ऑल एज लेंथ्स आर इक्वल एंड और एंगल्स आर इक्वल टू 90। देन अगर टेट्रागोनल की बात करें तो टेट्रागोनल बेसिकली बेसिकली जो है वो क्यूबिक ही है, बट उसमें क्या है, हम किसी एक एक्सिस के अलोंग क्यूब को इलेंगुएट कर देते हैं। सब आपका क्या हुआ, ए और बी 2 एज लेंथ इक्वल है, सी आपका इक्वल नहीं है, और एंगल्स आपके सब आपके 90 हैं। यहाँ पे भी ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। तो अभी इसको याद कैसे कर सकते हैं, काफ़ी सारा कंटेंट हो गया इसमें और इसको याद करना थोड़ा सा ट्रिकी है। तो याद करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आई होप कि आपको याद ही रहेगा। इसमें हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, ये क्रिस्टल सिस्टम के नाम है। तो आपको फर्स्ट क्या है आपका क्यूबिक, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा है आपका क्यूट आर मदर। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट हमने CU लिया तो CU से हमें याद आ जाएगा कि क्यूबिक है। सेकंड हमारे पास 2 लेटर्स आ रहे हैं, T मीन्स टेट्रागोनल। थर्ड हमारे पास और, तो ऑर्थोरोम्बिक हो गया इसका मीनिंग। नेक्स्ट है आपका MO से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक, HE से हो जाएगा आपका हेक्सागोनल, और 7th वन आपका R से हो जाएगा रोम्बोहेड्रल। तो ये एक आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक ये टेबल, इस टाइप से अगर आप याद करोगे तो। और एज लेंथ का एक और छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, इसको भी अगर आप याद रखोगे 0 1 2 2 2 1 0। सो इसमें ये 0 1 2 2 2 1 0 है क्या, बेसिकली क्या है मेरे पास, 0 मीन्स ऑल लेंथ्स आर इक्वल, नो कट, ओके। 1 मीन्स क्या है, 1 कट, C की साइड से 1 कट मीन्स A इक्वल टू B बट डजेंट इक्वल टू C। 2 का मीनिंग क्या है, 2 कट मीन्स A डजेंट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C। नेक्स्ट फिर 2 देन 1 एंड देन 0। सो 0 1 2 2 1 0, इसका मीनिंग क्या हुआ आपका कि 0 है तो आपका एक भी कट नहीं है यहाँ पे, मीन्स सारी एज लाइन्स आपकी इक्वल है। 1 हुआ तो आपका एक कट है, वो भी C की साइड से। ये याद रखना है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक को याद रखने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से आपको लगाना आना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर देता है फिर। तो क्या है आपका 1 का जो मीनिंग है वो C की साइड से एक कट, मीन्स A तो B के इक्वल है बट C के इक्वल नहीं है। 2 का मीनिंग है कि आपके ना तो A B के इक्वल है, ना ही B आपका C के इक्वल है। तो इस टाइप से आपका यहाँ तक आ गया। अब एंगल्स का क्या है, एंगल्स का एक्चुअली कोई ट्रिक ऐसा है नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि स्टार्टिंग में क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, इन तीनों के एंगल्स आपके हमेशा
सभी इक्वल टू 90 होंगे, सारे एंगल्स इक्वल होंगे और इक्वल टू 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस टेबल के हिसाब से हम एक और चीज़ बता सकते हैं, मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल्स, मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम और मोस्ट डिसिमेट्रिक सिस्टम, एसिमेट्री बोल सकते हैं आप इसको, मोस्ट एसिमेट्रिक सिस्टम। अब एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है? मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम, मोस्ट सिमेट्रिक का मीनिंग है जहाँ पे आपकी सभी एज लेंथ और सारे आपके एंगल्स ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, ऑलमोस्ट के इक्वल ही होंगे, उसको बोलेंगे मोस्ट सिमेट्रिक। और मोस्ट डिसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक सिस्टम उसको बोलेंगे जहाँ पे हमारे ना तो कोई एज इक्वल है ना ही कोई एंगल आपका इक्वल है। तो होता क्या है, यहाँ पे हम कोई भी सिमेट्री एलिमेंट्स वहाँ पे नहीं लगा पाते, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोस्ट एसिमेट्रिक सिस्टम। और मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम का मीनिंग है हम यहाँ पे कुछ भी आपका सिमेट्री एलिमेंट, सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन या आपका जो भी प्लेन, मिरर प्लेन या इन्वर्जन सेंटर, हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक सिस्टम में, एसिमेट्रिक में नहीं कर सकते। तो मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम क्या होगा आपका यहाँ पे? क्यूबिक सिस्टम। तो क्यूबिक में क्या है, आपकी सभी एजेस इक्वल हैं और सभी एंगल्स इक्वल हैं। नेक्स्ट आपका मोस्ट एसिमेट्रिक। मोस्ट एसिमेट्रिक आपको टेबल देख के अभी तक पता चल गया होगा कि मोस्ट एसिमेट्रिक सिस्टम क्या है। मोस्ट एसिमेट्रिक सिस्टम है हमारा ट्राइक्लिनिक, ना ही तो इसमें आपकी कोई भी एजेस इक्वल है और ना ही कोई आपका एंगल इक्वल है। तो मोस्ट डिसिमेट्रिक सिस्टम क्या हो गया आपका? ट्राइक्लिनिक। तो अभी मैं बात कर रहा था आपसे एंगल्स की। एंगल्स अभी आप कैसे याद रखोगे? तो एंगल्स याद रखने का क्या है आपका, शुरू में जो आपके 3 सिस्टम्स हैं उन सभी के एंगल्स अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट जब हम जाएंगे मोस्ट डिसिमेट्रिक, तो डिसिमेट्रिक में आप ट्राइक्लिनिक को याद रखेंगे तो ट्राइक्लिनिक के आपको एंगल भी पता होगा कि मोस्ट एसिमेट्रिक जो सिस्टम है उसमें एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, तो एंगल आपके यहाँ से क्लियर हो गए। नेक्स्ट जब जाएंगे आप हेक्सागोनल में, तो हेक्सागोनल सभी को पता है, हेक्सागोनल इस टाइप से बनता है। तो यहाँ पे एक एंगल तो आपका पक्का, जब हम 3D में बनाएंगे तो यही शेप ऊपर भी आएगा, तो एक एंगल आपका 90 नहीं होगा। एक एंगल क्या होगा? हेक्सागोनल के जो इंटरनल एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग एक एंगल होगा आपका 120। तो अब यहाँ से याद रख सकते हो कि अगर हेक्सागोनल सिस्टम है तो गामा इक्वल टू 120 होगा और अल्फा बीटा आपके 90 होंगे। नेक्स्ट आपका रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं बट 90 के इक्वल कोई भी नहीं होता, मतलब आपके अल्फा बीटा इक्वल टू गामा होगा बट 90 के इक्वल नहीं होगा। तो एंगल याद रखने का आपका ये वाला ट्रिक है। और इसमें अगर हम कुछ एक टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस एक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने थोड़ा डिस्कस किया था इसके लिए ब्रेवियस लैटिस के बारे में। तो ब्रेवियस लैटिस एक्चुअल में स्पेस लैटिस ही है। और हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास जैसे क्यूबिक सिस्टम है, तो क्यूबिक सिस्टम को अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि इसको हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बेसिस पे। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हमारे पास 4 सिस्टम आए थे वहाँ से। फर्स्ट वन इज़ प्रिमिटिव, सेकंड वन इज़ नॉन प्रिमिटिव में था आपका बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड आपका एंड सेंटर्ड। तो क्यूबिक के अंदर जब हम पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट हमने क्यूबिक यूनिट सेल लिया, क्यूबिक यूनिट सेल में हमने एटम्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। तो क्यूबिक यूनिट सेल में 3 पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो टोटल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 में क्या आएगा आपका? प्रिमिटिव। नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा आपका? बॉडी सेंटर्ड। और क्या आ जाएगा आपका? फेस सेंटर्ड। मीन्स जो क्यूबिक अरेंजमेंट है, क्यूबिक अरेंजमेंट में हमारे ओनली 3 पॉसिबल है, आपका प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। अब आप बोलोगे कि इसमें एंड सेंटर्ड क्यों पॉसिबल नहीं है? ये भी एक क्वेश्चन है अच्छा, कि जब हमारे पास 4 टोटल सिस्टम है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, तो क्यूबिक के केस में एंड सेंटर्ड पॉसिबल क्यों नहीं है? तो एक्चुअल में क्यूबिक के केस में भी एंड सेंटर्ड पॉसिबल है, बट होता प्रॉब्लम क्या है कि वो सिस्टम इनमें से किसी के सिस्टम से मैच कर जाएगा। मतलब अभी आप जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, हम टेट्रागोनल में चलेंगे, तो टेट्रागोनल में ओनली 2 पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं तो ऑर्थोरोम्बिक में 4 पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं मोनोक्लिनिक की, तो मोनोक्लिनिक में 2 पॉसिबल है और ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में भी 1 और रोम्बोहेड्रल में भी 1। तो प्रॉब्लम क्या है, इन सब सिस्टम के साथ ट्राइक्लिनिक में 1 ही क्यों पॉसिबल है? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि ट्राइक्लिनिक के लिए और भी पॉसिबल क्यों है, सभी पॉसिबल है। BCC भी पॉसिबल है, FCC भी पॉसिबल है, एंड सेंटर्ड भी पॉसिबल है, बट ट्राइक्लिनिक का जो BCC होगा, सपोज वो टेट्रागोनल के FCC से मैच कर जाएगा, तो इसलिए हम उसको रिपीटेडली काउंट नहीं करते। हम सिर्फ एक ही 7 क्रिस्टल सिस्टम के लिए ये टोटल आपके 14 हो गए, 14 पॉसिबल है, हम इनको रिपीट नहीं करते हैं।
तो यही रीज़न है कि हमारे पास क्यूबिक में एंड सेंटर नहीं है, टेट्रागोनल में हमारे पास FCC नहीं है और एंड सेंटर नहीं है, और ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास चारों प्रेजेंट है, क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक के चारों में से कोई भी जो सिस्टम है वो किसी के साथ मैच नहीं करता, चारों एक इंडिविजुअल है, मतलब अलग अलग हैं, किसी से मैच नहीं करते, तो इसके केस में चारों पॉसिबल है। तो आप यहाँ से एक कोड बन गया आपका, आप ऐसे याद रख सकते हो ब्रेवियस लैटिस। अगर मैं लिखूँ तो ब्रेवियस लैटिस के बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे अभी अगले लेक्चर्स में। अभी मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ, कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से भी, इस टेबल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं जैम में भी, नेट में भी, और मैं इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में एक एक्सरसाइज अटैच कर दूंगा, वहाँ पे जितना भी हमने अभी तक कवर किया है वहाँ से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्यूबिक में मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल क्या है, आपको बताया अभी क्यूबिक, इतना ही पूछा गया है क्वेश्चन। मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल क्या है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के लैटिस पैरामीटर्स क्या हैं, तो आपको अगर इतना भी याद रहेगा कि मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल, तो आप सबको नॉट इक्वल दिखा दो तो आपका ट्राइक्लिनिक कवर हो जाएगा। इस टाइप से आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे। तो ब्रेवियस लैटिस का आपको डायरेक्ट एक कोड याद रख लो फ़ोन नंबर की तरह से 3242111, और मैंने इसका क्या बताया था आपको, ABC का 01222110, और जो हमारे नाम याद रखने का था उसका था हमारे पास क्यूट आर मदर। तो ये टेबल आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा। अब इसमें क्या, टेट्रागोनल में जैसे मैंने यहाँ पे बताया क्यूबिक में 3 ब्रेवियस लैटिस है, और 3 में कौन कौन सा है आपका, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। इसी टाइप से अगर टेट्रागोनल की बात करेंगे तो टेट्रागोनल में क्या है आपका, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक की, तो ऑर्थोरोम्बिक में 4 हैं तो सारी पॉसिबल है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। बट अगर हम बात करेंगे मोनोक्लिनिक की, तो मोनोक्लिनिक में भी 2 आ गया। अब कन्फ्यूज़न है कि 2 यहाँ पे तो कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे भी, बट एक्चुअल में क्या है कि मोनोक्लिनिक में हमारे पास प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड पॉसिबल है, और जहाँ पे 1 है वो सब प्रिमिटिव पॉसिबल है, ओनली प्रिमिटिव। तो ये 14 टाइप्स की आपकी ब्रेवियस लैटिस हैं। ब्रेवियस लैटिस को बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। और टेबल याद करने का फंडा आपको, नाम याद करने के लिए क्यूट आर मदर, एज लेंथ याद करने के लिए 0 1 2 2 2 1 0, इस टाइप से। ये 1 मैंने आपको बता दिया कि जितने कट लगे हुए हैं, और कट हमेशा C की डायरेक्शन से लगाना है आपको। सपोज़ 1 है तो 1 कट है C की डायरेक्शन से, ABC सब पता चल जाएगा वहाँ से। एंगल्स याद करने का, स्टार्टिंग के 3 एंगल्स आपके इक्वल हैं। मोस्ट एसिमेट्रिक, ट्राइक्लिनिक कोई भी इक्वल नहीं होगा। हेक्सागोनल में एक एंगल आपका 120 होगा, और इसी टाइप से आप रोम्बोहेड्रल में कोई भी एंगल, सारे एंगल इक्वल होंगे बट 90 के इक्वल नहीं होगा। इस टाइप से आप याद कर सकते हो। ब्रेवियस लैटिस में ये आपकी 14 टाइप की हैं टोटल। ये भी पूछा गया है कि कितने टाइप की ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल है। काफ़ी सारे एग्जाम में BHU वगैरह में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने टाइप की ब्रेवियस लैटिस होती है 7 क्रिस्टल सिस्टम में, तो उसका आंसर क्या है आपका 14। तो ऐसे, और ये भी पूछ लेते हैं कि 3 टाइप्स की क्यूबिक में पॉसिबल है, तो उसमें से कौन कौन से नाम हैं उनके। तो क्यूबिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इसी टाइप से सब में आपका ये टेबल आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये टेबल आपका, तो यहाँ पे क्या होता है आपका जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल उसका क्लासिफिकेशन दोनों बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पैरामीटर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक का हमने टॉपिक कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो अब हम इसमें बात करेंगे वो कुछ इसी से रिलेटेड है, इसी यूनिट सेल से रिलेटेड टॉपिक्स चलेंगे धीरे धीरे। 2-3 क्लास में यही सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा एडवांस पे जाएंगे, मींस एक्सरे डिफ्रैक्शन और ये सब चीज़ें, ब्रैग इक्वेशन और सॉलिड स्टेट में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।